हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया सब्जेक्ट जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक्स की, यानी कि सांख्यिकी की। और ये क्लास आने वाले आपके अधिशासी अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि हमने जब अधिशासी अधिकारी का सिलेबस डिस्कस किया था उसमें जो आप लोगों का अंतिम टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं सांख्यिकी की, यानी कि स्टैटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। और 10 नंबर का आप लोगों से ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाएगा। तो ये सांख्यिकी विश्लेषण आरेख और रेखा चित्र करके टॉपिक आप लोगों का है। 10 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर से मिलने वाले हैं। अब ये 10 मार्क्स किस प्रकार से आप लोग गेन कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। इसमें हम थोड़ा सा सीखेंगे और जानेंगे और आप लोग अपनी तैयारी को किस प्रकार से ये 10 नंबर के लिए कर सकते हैं, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। अन्य सब्जेक्ट के बारे में अभी नहीं देखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने गौर किया हो या फिर ना किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप लोगों का ये अधिशासी अधिकारी का सिलेबस है ये बिल्कुल कॉपी है किसका, लोअर पीसीएस मेंस का। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस का सिलेबस देखा होगा और 2021 में, तो 2021 में जब वैकेंसी आई उसका पेपर हुआ था, तो उसमें जो मेंस का पेपर है वो बिल्कुल अधिशासी अधिकारी का प्री का यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस दिया है। एक एक पॉइंट उसका बिल्कुल वही है, कहीं पर भी कोई भी टॉपिक चेंज नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को एक के साथ एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप अधिशासी अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, तो ये आपको लोअर पीसीएस मेंस में भी हेल्प करेगा। अगर आने वाले साल 2024 में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, तो क्योंकि अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो आप लोगों को वहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा अंतर क्या है, देखो यहाँ पर अगर यही वाला सिलेबस जो आपका अभी दिया है प्री में सिलेबस, और जो आपका मेंस में होगा लोअर पीसीएस मेंस में, इसी सिलेबस में क्या अंतर होगा। यहाँ पर आप लोगों को प्री में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षाओं में लिखते आए हैं, क्लास 12th में लिखते आए हैं, ग्रेजुएशन में आप लोगों ने लिखा होगा, तो उस तरीके से यहाँ पर होता है। यही डिफरेंस है, बाकी सिलेबस वही है, पढ़ना उसमें भी यही पढ़ता है, इसमें भी यही पढ़ेगा। लेकिन ये प्री लेवल में क्या होता है, फैक्ट को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हमको। फैक्ट जो भी डेट है, फैक्ट है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर हम मेंस की बात करेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं आज यहाँ पर सांख्यिकी विश्लेषण आरेख और रेखा चित्र की। तो वहाँ पर भी आप लोगों का ये है टॉपिक, उसमें भी हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ अधिशासी अधिकारी की प्री लेवल पर होगा, क्योंकि मेंस में तो हमको लिखना पड़ेगा और हम यहाँ पर लिखने वाला काम नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से हम निकालेंगे और ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हल करेंगे उनको देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज में चलाने वाला हूं, जिसमें हम 10 नंबर का ये जो सांख्यिकी विश्लेषण आरेख और रेखा चित्र है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए अगर आप लोग खुद भी तैयारी करना चाहते हैं और बिना किसी के हेल्प के, तो आप लोग स्वयं भी इसको कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, 2-3 काम आप लोगों को करने हैं। सबसे पहले क्लास 9th की मैथ की किताब आप लोगों ने ले लेनी है, या फिर अगर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इंटरनेट पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास 9th में एक चैप्टर है सांख्यिकी का, जो अंतिम का सेकेंड वाला चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर, वो आप लोगों को यहाँ पर 14th चैप्टर देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसी प्रकार कक्षा 10 का, क्लास 10th का, तो क्लास 10th में भी सांख्यिकी का एक चैप्टर है। तो यहाँ पर 2 ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, ज़्यादा इसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप लोगों को समझ विकसित करना है इस सांख्यिकी में। तो आप लोगों को ये 2 चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे, यहाँ से बेसिक आप लोगों का मजबूत होगा।
क्योंकि कहा गया है कि जब भी हम किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमको सबसे पहले उसकी नींव मजबूत रखनी पड़ती है। और अगर हमको ये 10 नंबर लेने हैं तो हमको ये 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इनकी नींव ही ये 2 चैप्टरों से शुरू होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों चैप्टर को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन चैप्टर्स को आप लोगों को दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर अब देखो, ये जब सांख्यिकी में पढ़ाऊँगा तो जैसे कोई एक चैप्टर हम करेंगे, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन अगर मैं एक टॉपिक पर 1 या 2 क्वेश्चन अगर आप लोगों को करा रहा हूँ तो बाकी क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। और खुद करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर उसकी फ़ोटो भेज के, जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है अपने रफ पेज में, उस की फ़ोटो खींच के आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। और फिर मैं आप लोगों को कॉपी जिस प्रकार से चेक की जाती है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और किस प्रकार से इसका आंसर निकल सकता है, उन चीज़ों को डिस्कस करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो आर्ट बैकग्राउंड के होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के, जिनकी मैथमेटिक्स पहले से है, उनको तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो उनके लिए यहाँ पर अगर दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा काम हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये क्वेश्चन मैं कौन से क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो रखे हैं, PYP प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे उत्तराखंड लोअर पीसीएस का पेपर कराता है, अपर पीसीएस का कराता है, जिसमें मैथ्स पूछी जाती है। और मैथ्स में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ सांख्यिकी वाले क्वेश्चन को लेंगे। हम सारे क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने सांख्यिकी पढ़नी है, स्टैटिक्स पढ़नी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर में सांख्यिकी वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे, लेकिन कहाँ से, जो एसएससी के पेपर होते हैं, एसएससी में भी आप लोगों के सांख्यिकी के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जब हम एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, तो सेंट्रल लेवल का जो एसएससी है वहाँ पर आपको मैथ्स पूछी जाती है और स्टैटिक्स वहाँ पर पूछी जाती है। और वो स्टैटिक्स के ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एसएससी के क्वेश्चन भी करने वाले हैं और उत्तराखंड PYP भी करने वाले हैं। इसके अलावा ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा जब हम उत्तराखंड के PYP पढ़ेंगे और एसएससी के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आपको मेन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये फर्स्ट और सेकंड, क्लास 9th और 10th इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को अपना नींव मजबूत करनी है। इसलिए ये क्लास 9th और 10th इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को पढ़नी है। अभी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है 5 अक्टूबर से, और 5 अक्टूबर से पहले हम लोगों ने देखा कि वार्म अप मैच हुए थे। हर एक टीम के 1-1, 2-2 मैच थे और वार्म अप मैच से पहले प्रैक्टिस मैच थे। तो मेन मैच खेलने से पहले उन लोगों ने क्या किया, वार्म अप मैच खेला, प्रैक्टिस मैच खेला, तब जाके वो मेन युद्ध में यानी कि मेन जो वर्ल्ड कप है उसमें खेलेंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी सबसे पहले वार्म अप करना है क्लास 9th और 10th की NCERT से, तब जाके आप अपने मेन क्वेश्चन में पहुंचेंगे जहां पर से आप लोगों को अपने एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और एसएससी के क्वेश्चन भी देखेंगे, या फिर यूपी, दिल्ली या फिर आसपास के स्टेट्स के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के, उनको भी मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम को वैसे मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, अगर किसी अन्य एग्जाम में कोई भी पेपर हुआ होता है तो उनको भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आई होप ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं इसमें और किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं। तो ये 10 नंबर की क्लास है आपकी, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 10 नंबर की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग रीजनिंग RO की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आप लोग अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एक मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, उसमें मैंने 10 क्लास करा रखी है। इसके अलावा एक
यूके पीसीएस प्री 2022 करके मैंने 9 से 10 क्लास वहाँ पर भी करा रखी हैं, जिसमें मैंने उत्तराखंड के पीवाईपी करा रखे हैं, वो भी आप लोग क्लास देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे जब मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो 3 प्लेलिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पर सांख्यिकी विश्लेषण की अगर हम बात करेंगे, आरेख की बात करेंगे और रेखा चित्र की बात करेंगे, तो धीरे धीरे करके समझेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि एक ही क्लास में हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिस्टिक्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आंकड़ों का, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास डेटा है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़े हमारे पास किस प्रकार से दिए रहेंगे, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक अभी हम धीरे धीरे करके शुरुआत कर रहे हैं। आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की अगर हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक क्लास है, क्लास मतलब कोई एक कक्षा है, और उस कक्षा में 10 स्टूडेंट हैं। यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं। अब 10 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, गणित का, मैथ का एग्ज़ाम दिया, इन्होंने मैथ का एग्ज़ाम दिया, मैथ का पेपर हुआ, और इस पेपर में इन्होंने मार्क्स हासिल किए। इन्होंने क्या किया, मार्क्स हासिल किए, और वो मार्क्स आप लोगों को बताए गए हैं, वो मार्क्स आप लोगों को बताए गए हैं। तो ये किस प्रकार से बताए गए हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल दी रहेगी, इस टेबल में आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट और यहाँ पर मार्क्स, दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को अंग्रेजी में, मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंक, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी के नाम हम देख लेते हैं, जैसे ए विद्यार्थी है, बी, सी, डी, ई, एफ, आई थिंक नीचे कट भी सकता है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार, एफ, जी, एच, आई, जे। जे तक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अंक ठीक है, जे तक यहाँ पर आ सकता है। तो जे तक मैंने नाम लिख दिए हैं विद्यार्थियों के, ये नाम हैं। अब किसी विद्यार्थी के अंक आए हैं, ठीक है, तो इसमें 25 अंक किसी के आ रखे हैं, किसी के 33 अंक आए हैं, सी के अंक आए हैं यहाँ पर 50, डी के अंक आए हैं 60 अंक, ई के मार्क्स आ रखे हैं 75। ये 100 में से मार्क्स हैं, 100 में से अंक हैं, अधिकतम अंक 100 है, तो 100 में से मार्क्स आ रखे हैं। इसके 95 आ रखे हैं, अगले वाले के 80 आ रखे हैं, किसी के यहाँ पर 70 मान लेते हैं, किसी के 65 हैं, किसी के 88 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस प्रकार के आंकड़े आपके सामने होंगे, ये आंकड़े आपके सामने होंगे। आई थिंक जे वाला नीचे नहीं दिख रहा है, तो मैं जे वाले को यहाँ पर लिख देता हूँ, जे के 88 मार्क्स हैं, ठीक। तो ये मार्क्स हैं। अब ये तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आपकी फाउंडेशन शुरू होती है, यहाँ से आपकी नींव शुरू होती है इस स्टैटिक्स की। तो इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों से देखो, क्वेश्चन तो एक ही है, ये क्वेश्चन है एक, आपके पेपर में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें सब पार्ट होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम बताना है, या फिर कितने अंक हैं अधिकतम। दूसरा न्यूनतम अंक, और तीसरा है परिसर, इसका परिसर ज्ञात करो। ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का।
तो एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनेंगे। आपको एक टेबल दी रहेगी, उसी में 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और जब आप लोग उसको हल करेंगे तो तीनों के आंसर एक साथ निकाल सकते हैं आप। कैसे, अभी हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो इसमें आप अगर हम इसको विधि पूर्वक देखें, जो इसका मेथड है उसको अगर हम देखेंगे तो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि हमको सबसे पहले ये जो अंक हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित करना पड़ता है, हमको इनको लिखना पड़ता है। लेकिन वो तो मेंस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमको लिखना पड़ेगा तब हम उनको करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों को इसका जो नियम क्या कहता है वो बताने की कोशिश की कि हमको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, आरोही क्रम भी लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आरोही क्रम का मतलब, इसको चलो हम आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं। आरोही क्रम में इन आंकड़ों को लिख लेते हैं। सबसे पहले 25, फिर 33 है, 33 के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर 50 है, 50 के बाद 60 है, 60 के बाद 65 है, 65 के बाद 70 है, और 70 के बाद 75, 75 के बाद 80 है, 80 के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 88 है, और फिर 95, 88 और फिर 95। अब आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले हमने छोटा लिखा फिर बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो इसमें अधिकतम अंक कह रहा है, तो सबसे अधिकतम अंक क्या होगा, 95 होगा। ये आरोही क्रम में लिखने का मतलब ये बना कि हमको ये आंकड़ों को आसानी से हम देख पाते हैं कि न्यूनतम अंक तो यहाँ है और अधिकतम अंक यहाँ पर है। तो अधिकतम अंक हमारे पास आगे 95, ये हमारा आंसर हो जाता। न्यूनतम अंक की बात करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 हम लिख लेंगे। अब देखो, अब हमसे पूछ रहा है कि परिसर ज्ञात करो। इसमें हमसे पूछ रहा है परिसर ज्ञात करो। परिसर को अंग्रेजी में हम यहाँ पर रेंज बोलते हैं। रेंज आप लोगों से पूछी जाएगी। तो रेंज का मतलब क्या होता है, जो हमारे अधिकतम अंक हैं और न्यूनतम अंक दोनों का अंतर। परिसर क्या होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे परिसर के बारे में, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम MAX माइनस मिनिमम। मैक्सिमम माइनस मिनिमम जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास परिसर आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हमारे पास 95 हैं और मिनिमम मार्क्स कितने हैं 25 हैं। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70। तो इसका जो परिसर है इस वाले क्वेश्चन का वो आ जाएगा 70। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिकतम और न्यूनतम अंक के बीच में कितना अंतर है। पूछने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। तो अधिकतम और न्यूनतम अंक के बीच में कितना अंतर है, यानी कि सिंपल हमको डिफरेंस यानी कि अंतर कर देना पड़ेगा। अगर आप लोगों से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश मैं करूं, क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन आपके ये बेसिक इतना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अधिकतम अंक आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा इस टाइप से। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके ले चलूँगा हाई लेवल तक, क्योंकि हमारी पहली ही क्लास है। तो जो स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको मैथ्स नहीं आती है, जिन्होंने अभी तक मैथ्स को नहीं छुआ है, डर लगता है, तो उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल ABCD से सीख रहे हैं मैथ की। तो यहाँ पर आप लोग अधिकतम अंक न्यूनतम अंक इस तरीके से नहीं आएगा क्वेश्चन में, lekin आप लोगों से अगर पूछ लिया जाएगा कि अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक के बीच, या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के अंक न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के अंक से कितना % अधिक है। यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछ लिया, जो मैक्सिमम अंक हैं जिसके, अधिकतम अंक किसके हैं 95 वाले के, 95 हैं अधिकतम। अब मिनिमम अंक कितने वाले के हैं 25, यानी कि मिनिमम अंक 25 है। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना या फिर समझ लेना कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के
मार्क्स कितने अधिक हैं परसेंटेज में न्यूनतम वाले से। तो हमको यहाँ पर अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो बन गया ना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, बन गया टफ। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से परसेंटेज पूछी जा रही है और परसेंटेज वही निकाल पाएगा जिसको प्रतिशत आता है निकालना। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप हो सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूंगा, देखो इसी को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर अभी 20 मिनट ही हो रखे हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे 9। अब देखो परसेंटेज हमको बताना है कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मार्क्स कितने अधिक हैं परसेंटेज में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति से। तो हम करेंगे 95 माइनस 25। अब देखो ये तो अंतर आ गया, तो हमको क्या पता चला, 70 अंक अधिक लाया है, 70 मार्क्स अधिक लाया है ये 95 वाला। अब हमको परसेंटेज निकालना है। जब हमको परसेंटेज निकालना है तो हमको एक रेफरेंस वैल्यू पता करनी पड़ती है, एक आधार नंबर। हमको तुलना किससे कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं न्यूनतम अंक वाले से, यानी कि 25 अंक वाले से। तो 25 अंक वाले को हम नीचे लिख देंगे। अगर हमको इसको परसेंटेज में निकालना है तो 70 अपॉन हम यहाँ पर कर देंगे 25। समझ में आ रही बात? ये 25 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि हम परसेंटेज निकालने के लिए जो आधार होता है जिससे हम तुलना करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये हमने लिखा नीचे और इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। तो अब इसको अगर हम देखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो देखो इजी प्रोसेस क्या है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, जो हमसे कट सकता है उसको काटने की कोशिश करेंगे। तो नीचे 25 है, ऊपर 100 है, तो काट देंगे। 25 चौक 100, तो 25 से 4 बार ऊपर कट जाएगा, ठीक है। तो 25 से 4 बार ऊपर कट जाएगा तो 70 ऐसे रहा। 25 से 100 को काटा तो ये कितना आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। तो अब 70 को 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, तो 280% यहाँ पर अधिक अंक हैं। 280% अधिक अंक हैं इस 95 वाले व्यक्ति के। किससे? ये 25 वाले व्यक्ति से। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा इस टाइप के क्वेश्चन। ये आपका बेसिक सा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम और लेवल हाई करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पर लाएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि ये आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश आप लोगों को की जा रही है। यहाँ पर क्लास 9th और 10th की मैथ्स आप लोगों को सिखाई जा रही है जो कि सांख्यिकी से है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए दोनों चैप्टर को टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप खुद भी घर में कर सकते हैं। और जब मैं आप लोगों को ये क्लास आज करा दूँगा तो होमवर्क आप लोग देख लें कि PDF जो होगी उसमें 14.2 14.2 जो एक्सरसाइज है उसको घर से करना है। और ये घर से आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि मैं अब यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको घर से करनी है, तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं टेलीग्राम पर आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखो थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो धीरे धीरे करके हम बारंबार आगे को बढ़ रहे हैं और ये आपका है टॉपिक बारंबारता का। बारंबारता का मतलब क्या होता है? बारंबारता आप लोगों से बहुत बार पूछा जाएगा। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक साथ घटित होने वाली घटनाओं की संख्या। एक साथ घटित होने वाली घटनाओं की संख्या क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन से आप नहीं समझोगे आई होप, लेकिन हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। और उदाहरण से किस प्रकार से, देखो जैसे फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, स्टूडेंट वाला ही। एक क्लास है, एक क्लास में मैथ का टेस्ट हुआ और मैथ के टेस्ट में जब होता है ना यार, जब टीचर पूछते हैं कि हाँ भाई किसके कितने, जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पर अंक आप लोगों को दिए हैं,
अंक। टीचर आए क्लास में तो आप लोगों से पूछा गया कि बताओ भाई 80 नंबर कितने स्टूडेंट के आए, 80 नंबर कितने स्टूडेंट के आए, तो हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि भाई हमारे आए हमारे आए हमारे आए। तो फिर टीचर काउंट करता है कि कितने बच्चों ने हाथ खड़े किए। तो टीचर को पता चला कि भाई 2 व्यक्ति के मार्क्स से ही 80 नंबर आए हैं। फिर टीचर पूछता है भाई बताओ 33 मार्क्स किसके आए हैं, फिर कितने बच्चों के 33 मार्क्स आए हैं। तब पता चला कि स्टूडेंट की जो संख्या है वो 10 हो गई है, 10 बच्चों के 33 मार्क्स हैं। फिर स्टूडेंट सर ने पूछा 60 मार्क्स कितने के हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा, एक ही बच्चे का हाथ खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे हैं। और फिर टीचर ने फिर पूछा 40 मार्क्स कितने के हैं, तो 40 मार्क्स के स्टूडेंट यहाँ पर जो खड़े हुए 2 व्यक्ति यहाँ पर भी खड़े हुए। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं ये अंक हैं। 80 अंक कितने व्यक्ति के आए हैं, 2 व्यक्ति के। 33 अंक कितने व्यक्ति के आए हैं, 10 व्यक्ति के। 60 अंक कितने व्यक्ति के आए हैं, 1 व्यक्ति के। और 40 अंक 2 व्यक्ति के आए हैं। तो ये जो एक ही साथ घटित होने वाली घटनाएं की संख्या है, यानी कि 80 अंक कितने लोगों की आए हैं, यही बारंबारता कहलाती है। यानी कि 33 अंक कितने व्यक्ति के आ रखे हैं, 10 व्यक्ति के। तो ये 10 जो है वो बारंबारता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता, बारंबारता यानी कि इसको हम F से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बारंबारता। अब इसको हम टोटल काउंट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 12 1 13 2 15। तो टोटल जो कुल है योग हमारे पास आया। तो कुल विद्यार्थी कितने, हमको यहाँ से क्या पता चल गया, आंकड़े आप लोगों को दे दिया और पूछ लिया गया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो विद्यार्थी इनको ऐड कर लेंगे। तो इसको हम सिग्मा F बोल देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है सम यानी कि जोड़। जितने भी आंकड़े हमारे पास हैं उन सभी का एक साथ योग अगर हम कर देते हैं तो उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। F मतलब बारंबारता, तो पूरी बारंबारता का योग जो है वो कितना आ गया, 15। तो यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप लोगों से इस डेटा पर भी आधारित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बारंबारता मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ठीक है, बारंबारता के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। बाकी आप लोग इसको घर से करेंगे, होमवर्क से करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूँगा और वहाँ पर आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें नहीं आ पाएंगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और क्या देखते हैं इसमें, हम ये देखते हैं जैसे ईओ का पेपर हुआ, ईओ का पेपर हुआ, ठीक है। और ईओ के पेपर में हजारों व्यक्ति होंगे, हजारों व्यक्ति होंगे यहाँ पर। और हजारों व्यक्ति जब होंगे, ये स्टूडेंट हैं, हजारों स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अब इनके मार्क्स आएंगे, इनके क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे। और मार्क्स कितने में से आएंगे, 300 में से आएंगे, क्योंकि 300 का पेपर है आपका। तो मार्क्स यहाँ पर जब हजारों की संख्या है और मार्क्स भी आपके बहुत ज़्यादा हैं, तब अगर आप लोगों से पूछा जाए, आंकड़े इनके निकालने के लिए कहा जाए और हर किसी व्यक्ति के आंकड़े आप लोगों को बताने हैं, तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि 250 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर हम मार्क्स लिख लेते हैं, 250 मार्क्स कितने विद्यार्थी के आए हैं, वही वाली चीज़ हम फिर से कर रहे हैं जो पिछली वाली क्वेश्चन में कर रहे थे, इसमें भी वही कर रहे हैं। 250 मार्क्स कितने विद्यार्थियों के आए, तो हजारों विद्यार्थी हमारे पास हैं। कितने विद्यार्थी हैं, हजारों विद्यार्थी हमारे पास हैं। तो भाई हाथ खड़ा करने लग जाएंगे तो काउंट करने लग जाएंगे लोग, और काउंट जब करने लग जाएंगे तो भाई समय इतना बीत जाएगा कि काउंट कर ही नहीं पाएगा कोई। तो ये मुश्किल सा काम आपको लग नहीं रहा कि 250 अंक कितनों के आए, और हम अगर सारे व्यक्ति को एक ग्राउंड पर बैठा दें और
काउंट करने लग जाएं सबके हैंड तो फिर ये बहुत कठिन काम बन जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि 100 मार्क्स से कितने के आए, इसमें भी बहुत सारे होंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि 200 मार्क्स से कितने के, इसमें भी बहुत सारे होंगे, हजारों सैकड़ों की संख्या में होगी। तो ऐसे जब आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, जब आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं तो तब हम यहाँ पर यूज करते हैं वर्ग अंतराल का। तब हम आंकड़ों को क्या करते हैं, वर्गों में विभाजित करते हैं, वर्ग में विभाजित। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब वर्ग अंतराल की। समझ में आ गया? वर्ग अंतराल की बात हम कब करेंगे, जब हमारे पास आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं और उन आंकड़ों को हमको एक छोटी सी सीट में बताना है। क्योंकि जब आप कहीं अधिशासी अधिकारी या फिर किसी भी आरओ में बैठ जाएंगे कहीं एग्जाम, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको पूरी एक डिस्ट्रिक्ट के आंकड़ों को एकत्रित करके एक चार्ट पे बनाना पड़ेगा, या फिर पूरे जिले के आंकड़ों को एक चार्ट पे लेके आके बनाना पड़ेगा, और एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से A4 शीट के माध्यम से आपको पूरे जिले के आंकड़े बताने पड़ेंगे। तो उस समय हम इन चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सांख्यिकी है ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी दी गई है, आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में दी गई है। क्यों? क्योंकि हम जब इन चीज़ों को समझेंगे कि बड़े आंकड़ों को छोटा कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप क्या समझे, जब बहुत बड़े आंकड़े हैं, जब एक जनसंख्या की बात करें, अभी बिहार में जनसंख्या हुई, आप लोगों ने देखा जनगणना, जाति आधारित जनगणना, पहला राज्य बिहार हो गया है, करंट अफेयर का टॉपिक बन जाएगा। तो पूरे बिहार राज्य के जो आंकड़े हैं उनको एक ही प्रेजेंट करने के लिए, एक ही यहाँ पर टेबल पर प्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन आंकड़ों को छोटे रूप में दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर वर्ग का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर मार्क्स किस प्रकार से देखेंगे, देखो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई 0 से लेके 20 मार्क्स तक कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे, 0 से लेके 20 तक के सारे विद्यार्थी आ जाएंगे, हमको एक एक करके काउंट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम कहेंगे कि 21 से लेकर 40 तक कितने विद्यार्थी हैं, फिर 41 से लेकर 60 तक कितने विद्यार्थी हैं, फिर 61 से लेकर 80 तक कितने विद्यार्थी हैं, 81 से लेकर 100 तक कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो ये जो 100 तक नंबर थे, ये कितने टेबल में आ गया, 1 2 3 4 5 लाइन में आ गया है 100 तक का डाटा। अगर हम इनको एक एक करके देखते तो 100 लाइन में आ जाता, लेकिन हमने डाटा को छोटा कर दिया है। अब ये डाटा सिर्फ 5 लाइन में आके सीमित हो चुका है। तब यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो भी इन 5 ही लाइन में हमको पूरी एंड देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे, अगर 0 से 20 तक तो 50 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं हम, इसी तरीके से कुछ भी आंकड़े मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 100 व्यक्ति हैं, फिर आगे को हम मान लेते हैं 150 व्यक्ति हैं, और यहाँ पर 500 व्यक्ति हैं, और यहाँ पर 250 व्यक्ति हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग अंतराल बन गया। ये जो मार्क्स हैं इसका हमने क्या निकाल दिया, वर्ग अंतराल निकाल दिया है। तो ये आप लोगों को निकालना आना पड़ेगा, और जब आपको निकालना आना पड़ेगा तो फिर हम यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं। एक वर्ग अंतराल, जैसे ये पहला वर्ग अंतराल है। अच्छा, दूसरा वाला मान लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं 21 और 40 वाला। 21 और 40 वाला, इसमें जो होता है 21 और 40 में, ये जो 21 है इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। और ये जो 40 है इसको हम बोलेंगे ऊपरी सीमा, यानी कि अपर लिमिट। अब आप लोगों से पूछ लिया जाएगा वर्ग अंतराल कितना है इसका। वर्ग अंतराल आप लोगों से पूछा जाएगा, वर्ग अंतराल की माप क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपरी सीमा है, जो निम्न सीमा है, इसको माइनस कर देंगे। तो ऊपरी सीमा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम कर देंगे। तो वर्ग अंतराल की माप हमारे पास आ जाएगी, जो कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 21,
तो ये कितनी आ जाएगी, 19 हमारे पास आ जाएगी। तो वर्ग अंतराल की माप अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहेंगे 19 इसका आंसर होगा, 19 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपको इनको करना पड़ेगा। और ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबी हो ही गई है तो थोड़ा और बता ही देता हूँ मैं। अब इसमें अगर देखो ये आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, बाकी क्वेश्चन आप घर से करेंगे, इसी पर आधारित हैं, जो मैंने आज अभी तक आपको बता रखा है इन्हीं पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं, करना है आप लोगों को। अगर मार्क्स आपके 20.5 मार्क्स हैं, देखो 20.5 मार्क्स हैं, तब हम इस आंकड़े को कहाँ पर दर्शाएंगे, किसी के 20.5 मार्क्स आ गए तो इस टेबल में तो 20.5 कहीं पर है ही नहीं, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 है, तो 20.5 वाला स्टूडेंट तो आया ही नहीं, उसकी संख्या तो हमने लिख ही नहीं पाए। तो जब इस प्रकार के आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, जब हमको पॉइंट में देखने को मिल जाता है इस प्रकार, तो हम क्या करते हैं, देखो हम देखेंगे यहाँ पर कि ऊपरी अंतराल, ऊपरी सीमा जो पहले वाला वर्ग है, अच्छा इसको फिर से समझ लो, बेसिक से समझ लो। इसमें हम क्या करेंगे, 2 वर्ग अंतराल को उठाएंगे, एक हमने निकाला 21 और 40 का, दूसरा हमने निकाला 41 और 60 का। इसमें ये तो हो गया ऊपरी सीमा, ये ऊपरी सीमा है इसकी, और ये इसकी है निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 41 माइनस 40 हम करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। ये कितना आ गया दोस्तों, 0.5 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको समझो। जो ये निम्न सीमा है इसमें हमने 0.5 माइनस कर देना है, तो 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.5, और 40 में इस 0.5 को हम ऐड कर देंगे, इसमें तो हमने करना है ऐड, इसमें हमने करना है माइनस। क्या माइनस करना है, इस 0.5 को, तो ये कितना आ जाएगा 41.5। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे 41 है तो इसमें 0.5 माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा 40.5। इसमें आप लोगों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 60.5। अब हमारे पास नया वर्ग अंतराल बन गया। अब हमारे पास क्या बन गया, नया वर्ग अंतराल बन गया। इस वर्ग अंतराल को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, कैसे, ये 0 में से तो माइनस करना है, पहले निम्न सीमा में से माइनस कर देना है, तो ये 0.5, इसमें हमने ऐड कर देना है बड़े ऊपरी सीमा में, तो ये 20.5, इसमें माइनस कर देना है 20.5, और ये 40 में ऐड कर देना है तो 40.5, 41 में माइनस कर देना है तो 40.5, और 60 में हमने ऐड कर देना है तो 60.5, 61 में माइनस कर देना है तो 60.5, और इसमें हमने ऐड कर देना है तो 81.5। इस प्रकार हम नए वर्ग अंतराल पर आ जाएंगे जिसमें हमारा ये 40.5, 60.5, 40, 60.5, 81.5, ये जो पॉइंट के नंबर हैं ये भी कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इन आंकड़ों को निकाल पाएंगे। क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक आप लोगों को। चूँकि आज हम यहीं तक अब करेंगे, और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे, और 14.2 14 जो एक्सरसाइज है उसको आप घर से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा कल की क्लास से थोड़ा सा अप लेवल पर जाएंगे, क्योंकि आज बेसिक सा लेवल था, ये आपका बेसिक फाउंडेशन था। इसका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, वर्ग अंतराल क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, ऊपरी सीमा निम्न सीमा क्या होती है, परिसर हमने देखा। ठीक है, तो ये बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।